मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे। उनकी ओर से जो 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था, सरलीकरण और विस्तार से जो जानकारी दी गई वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से दी गई। उस फैसले का धन्यवाद भी उस फैसले को लेकर कहा गया है, साथ ही तारीफ भी की गई है। काफी मदद अर्थव्यवस्था को मिलेगी, उद्योग को भी काफी बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। ये मुख्यमंत्री की ओर से दावा और भरोसा जताया गया है। एक खास पैनल फिलहाल हमारे साथ है, चूंकि विश्लेषण कर रहे हैं हम आर्थिक पैकेज का, काफी बड़ा ही पैकेज है और क्या वाकई इससे रोजगार भी जो है मिल पाएगा, उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये कई सवाल हैं। जीएस सरीन हैं हमारे साथ, दीपक मल्होत्रा हैं मार्केट एक्सपर्ट, आप दोनों के बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। दीपक जी, शुरुआत आपसे करेंगे। 20 लाख करोड़ काफी बड़ा पैकेज है। पीएम की ओर से भी कहा गया और वित्त मंत्री की ओर से भी कहा गया कि जो बड़े देश हैं जिनकी ओर से बड़े बड़े पैकेज दिए गए उनमें भारत भी शामिल हो गया है। क्या वाकई आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी, वो भी इतनी जो कि नजर आए कि वाकई कुछ किया सरकार ने? इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें जो 3,70,000 करोड़ का एमएसएमई को उन्होंने लोन देने की फैसिलिटी दी है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि इन एमएसएमई पे पहले ही 10,76,000 करोड़ पेंडिंग पड़ा है। ये उसमें किस्तें दे नहीं सक रहे थे, इसलिए 3 महीने का इनको मोरेटोरियम पीरियड दिया गया। अगर पिछला ही लोन ये पे नहीं कर रहे, जिसके साथ बैंकों का हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो अगर ये 3,70,000 करोड़ बिना कोलेटरल गारंटी दिया जाएगा तो एनपीएस तो पहले ही उसमें 75% हो रहा है। तो अगर उसमें 7,50,000 करोड़ और इसमें 3 लाख और ऐड कर दें, 10-11 लाख करोड़ एनपीए हो जाता है, तो बैंकों की दुर्दशा तो बहुत ही खराब हो जाएगी। बैंक तो तभी कामयाब है वो अगर उनका वो रिफंड आता रहता है। सेकेंडली, एमएसएमई में 45 लाख यूनिट है जिसमें 10 करोड़ मजदूर काम कर रहे हैं। इस वक्त हर सरकार मजदूरों को एक दूसरी स्टेट में भेज रहे हैं, सारे इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अगर सारे वो 10 करोड़ मजदूर ही चले जाएंगे तो एमएसएमई खोलेंगे कैसे? अगर उन्हीं मजदूरों को रोकने के लिए 5,000 रुपया महीना 3 महीने के लिए भी अनाउंस कर दिया जाता तो सिर्फ 1.5 लाख करोड़ के पैकेज से ही वो सारे मजदूर 3 महीने हर स्टेट में बैठे रहते। तब एमएसएमई को अगर कोई भी लोन फैसिलिटी मिलती तो बहुत ही फायदा होता। इसी तरह कुछ फायदा उनको इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी को बेल आउट पैकेज दिया है, उसमें 90,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज दिया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक एसेंशियल आइटम है वो चलती रहे। एक बहुत ही अच्छी चीज की है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर सारी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, कईयों ने 50% काम अपना कंप्लीट कर लिया, कईयों ने 70%। तो उसमें हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जितना काम हो चुका है उनकी जितनी बैंक गारंटी है वो रिलीज कर दी जाए। सपोज उन्होंने 100 करोड़ की बैंक गारंटी दी हुई है एफडी रख के और उसमें से 75% काम वो कर चुके हैं, तो वो 75 करोड़ उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम स्टेट अथॉरिटीज ने वो बैंक गारंटी ली हुई है। अगर स्टेट अथॉरिटी वो बैंक गारंटी वापस करती है तो स्टेट्स तो इस वक्त वैसे ही फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, इवन किसानों की पेमेंट में डिले हो गया। एमएसएमई पर आपने शुरुआत में बात की, बाकी भी बिंदुओं पर आएंगे। सरीन साहब, एमएसएमई को लेकर जो सरकार से जुड़े लोग हैं, नेता हैं, वो लगातार तारीफ कर रखे हैं, वाहवाही लगातार सरकार की जा रखी है। क्या आपको लगता है कि वाकई काबिल तारीफ ये कदम है लोन को लेकर जो फैसला लिया गया? देखिए, जो एमएसएमई का प्रावधान दिए हैं वो 6 प्रावधान है जो आज के पैकेज में। मोटा मोटा अगर इस पैकेज को हिसाब किताब लगाया जाए तो 20 जो ये टोटल पैकेज है, ये तकरीबन आज का पैकेज जो बनेगा वो 6 लाख करोड़ के करीब का पैकेज है। कहने का मतलब 1/3 पैकेज आपका आ गया आज की डेट में। तो ये 6 जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि इन्होंने एक कोलेटरल फ्री लोन के लिए बोला, 3 लाख करोड़ के लोन है। फिर इन्होंने 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट के लिए बोला है। फिर 50,000 करोड़ विल बी इन्फ्यूज्ड, जो डाले जाएंगे इक्विटी की शेप में, मतलब शेयर्स के शेप में। फिर इन्होंने एक एमएसएमई की डेफिनेशन को बदला आज। एमएसएमई की डेफिनेशन में पहले क्या होता था, भी जो मशीनरी है या सर्विसेज में जो मशीनरी है उसके हिसाब किताब से उसको एमएसएमई ट्रीट किया जाता है। आज उसमें टर्नओवर जोड़ दी है। अब वो मशीनरी और टर्नओवर क्यों जोड़ी है उसके लिए मैं बाद में आता हूँ। फिर इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है ग्लोबल टेंडर्स की। 200 करोड़ के जो टेंडर्स हैं उसमें अब सिर्फ एमएसएमई ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्लोबल टेंडर्स का मतलब ये हो गया कि जो बाहर के प्लेयर थे उनको बाहर कर दिया। बिल्कुल। और अब ये ई मार्केट के साथ लिंकेज करने जा रहे हैं। ये 6 बड़े बड़े मुद्दे हैं एमएसएमई के लिए।
तो पहला है भी जो कोलेटरल फ्री लोन है उसके लिए मैं सर से सहमत हूँ भी लोन तो पहले ही बहुत सारा खड़ा था, अब जो लोन और देंगे उसमें क्या दिक्कतें आएंगी वो हम सबको पता है। अच्छा, जो एनपीए में जा चुके हैं या स्ट्रेस में है एमएसएमई, उनको लगता है कि फायदा इससे होगा? वो स्ट्रेस के लिए इन्होंने दिया है, जो सबऑर्डिनेट लोन की बात कर रहा हूँ 20,000 करोड़ जो है वो स्ट्रेस वालों के लिए दिया है। और जो 50,000 करोड़ का जो इन्होंने प्रावधान किया इक्विटी के लिए, वो उनके लिए किया है जो स्टैंडर्ड कंपनियां हैं। स्टैंडर्ड मतलब जिनका कोई लोन डिफॉल्ट नहीं है। एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो हमें बड़े ध्यान से देखने वाली बात है कि उसमें पहले 3 कैटेगरी आती हैं। एमएसएमई की डेफिनेशन में 3 कैटेगरी आती हैं, एक माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो को इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ और 5 करोड़ टर्नओवर कर दिया, जो पहले टर्नओवर नहीं होती थी। स्मॉल के लिए 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़, मीडियम के लिए 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। इसका मतलब ये है कि क्यों बनाया ये, क्योंकि बहुत सी जो एमएसएमई कंपनियां थी बेनिफिट के लिए क्या करती थी, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी। सरकार चाहती है कि जो हमारा एमएसएमई उद्योग है वो तरक्की करे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और वो बचाना चाहती है अपनी अर्थव्यवस्था को। हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो जो है वो बाहर के देशों पे कम हो, और अब देखते हैं उसका क्या मतलब इसमें हमें क्या बेनिफिट आता है। और जो ये मैंने एक आपको और चीज़ बताई, जो ये 200 करोड़ की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है ग्लोबल टेंडर वाली, बिल्कुल आई थिंक ये सबसे बेहतरीन स्टेप है। कम से कम हमारी जो एमएसएमई कंपनियां हैं वो इन टेंडर में भाग लेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट हो। वो आने वाला समय बताएगा। नासिर भी हमारे साथ है। नासिर, क्या लगता है कि जो उद्योग को जिस तरह से राहत दी गई है कि उद्योग बढ़े, इससे रोजगार भी बढ़ पाएगा, बेरोजगारी की जो समस्या है उस दिशा में बड़ा कदम माना जाए सरकार का? देखिए ज्योति, दोनों ही एक्सपर्ट ने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया है। देखिए, किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए और बनाए और मजबूत करने की लगातार कोशिश करती रहे। न सिर्फ भारत बल्कि देश की तमाम जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उस पर इसका फ़र्क पड़ा है। देश के सभी, दुनिया के सभी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फ़र्क पड़ा है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ मैं जो अपने हिसाब से सोच पा रहा हूँ एक आम नागरिक की तरह से, जब हम फील्ड में जाते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं कि आपने बहुत सारे ऐलान किए हैं, आपने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, और ऐसे वक्त में ज़रूरी भी था कि हमारे जो सेक्टर्स हैं जो कमज़ोर पड़ रहे हैं या फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो उनको मजबूती मिले। चाहे आप लॉन्स की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी जो लॉन्स की बात की जाती है तो आप कहना बड़ा आसान होता है कि हम यहाँ पर इस तरह से लॉन्स देंगे यहाँ पर, लेकिन जब लोग लेने के लिए जाते हैं, जब उनको मिलता है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे घपले होते हैं, रिश्वतखोरी चलती है। क्या आप इस चीज़ से इसको बचा पाएंगे? इसके अलावा जो और ज़्यादा राहतें देने की बात थी कि शायद और जिस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता तो वो बेहतर होता। अब देखना यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि आपने राहतों की बात की है, अकाउंट्स में पैसे डालने की बात की है कि इतने 41 करोड़ लोगों के अकाउंट्स में हमने 56,606 करोड़ रुपए, 52,606 करोड़ रुपए डाले हैं। अब वो फिगर कितनी आ रही है और कितना पहुंच पाया है, डायरेक्टली पहुंच पाया है। लोकल लेवल पर बहुत सारी मददें की जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे अब जो सत्ताधारी पार्टी के लोग भी हैं इस तरह के जो पैकेजेस की, तो ये तो डायरेक्टली जाएगा, लेकिन जो लोगों की मदद के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, हो सकता है अभी आगे चलकर और सारी व्यवस्थाओं की, क्योंकि अभी तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, आगे चलकर पीपीई किट्स हैं और भी बहुत सारी मदद की जाएगी। क्या मिलेगा रोजाना, इस पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो विश्लेषण जारी है, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए क्या कुछ है और क्या हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मुझे बवासीर है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। कॉल 011-2553-2553। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
क्या आप कनाडा में पढ़ना चाहते हैं? ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आज ही रजिस्टर करें www.essglobal.com। गेम ऑन। इसके स्टाइल में है स्वैग जैसे ट्रेंडी फैशन टैग, शाइन ग्लिटरिंग मानो गोल्ड, हो जाए अच्छे अच्छे बोल्ड, क्वालिटी में ये तो हीरो, मेंटेनेंस भी एकदम जीरो। ओके बॉयज मेक सम नॉइज, ये है किंग्स की चॉइस। मुझे बवासीर है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। वैद्य ऋषि का अर्शकल्प, कॉल 011 25 53 25 53। My university challenges me with innovation. My university connects me to the world. My university is highly ranked. Maharshi Markandeshwar deemed to be university. Think success. Think MMTU. मुझे बवासीर है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। वैद्य ऋषि का अर्शकल्प, कॉल 011 25 53 25 53। हरियाणा की हर खबरें अभी तक पर। हरियाणा हलचल से होगी दिन की शुरुआत, बताएंगे हरियाणा के दिन भर की चाल। हर खबर पर रहेगी पैनी नजर, संपूर्ण हरियाणा में होगा खबरों का पूरा विश्लेषण। देखिए सिर्फ खबरें अभी तक पर। देवभूमि हिमाचल, राजनीति की हर हलचल, मेले और त्योहार, इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, मेक्स लाइफ इजी, सनफ्लेम द क्लियर चॉइस। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं ESS ग्लोबल, फाइंड अ न्यू लाइफ, स्टे होम स्टे सेफ। करोड़ों लोगों का भरोसा, माइक्रोटेक UPS, स्टेबलाइजर व सोलर। नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। बड़ी खबर यही है कि जो राहत पैकेज कल जिसकी घोषणा की गई थी उसका ब्यौरा हम सबके सामने आ चुका है, लेकिन क्या आपको कोई राहत मिली है, इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत अहम जानकारियां अगले कुछ मिनटों में आपको मिलने वाली है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या इनको क्या धक्का दिया जाएगा, क्या ये फिर से शुरू हो पाएंगे, इसी को लेकर आज भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से बहुत कुछ कहा गया है। विस्तार से हम इस पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या क्या ऐलान किए गए हैं। जो मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की, क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है। और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी, ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में इसकी परिभाषा में कम दहलीज होने के कारण ये लगातार संकट रहता था कि अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें जो हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे, और सपना देखते भी थे तो ये जो सीमा इसके लिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे। वर्षों लंबित मांग है, वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूं, चौथी बार MP बन गया, कब से शुरू हो रही, आज तक वही मांग है। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर ये कदम उठाने के लिए कहा है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25
लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शन आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है। आत्मनिर्भर बनाने का दावा भी किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में जो राहत पैकेज अब दिया गया है ये काफी मददगार साबित होगा एमएसएमई के लिए, यानी कि लघु, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग के जो कारोबारी हैं उनके लिए, साथ ही सभी वर्गों का ध्यान रखने का भी दावा किया गया है। क्या वाकई में सवाल बड़ा है, इसलिए अब हम चर्चा करने जा रहे हैं और अब हम आपको बहुत ही साधारण तरीके से, साधारण शब्दों में बताएंगे कि जो जो वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है उसका मतलब क्या है, आपको क्या मिलने वाला है और कैसे मिल पाएगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। दीपक मल्होत्रा जी जो कि अर्थशास्त्री हैं वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। जीएस सरीन साहब जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं, ये भी आपको जानकारी देंगे कि जो कारोबारी हैं, जो उद्योगपति है उनको क्या फायदा होगा, जो आम आदमी है उनको क्या फायदा होगा, जो कर्मचारी है उनको क्या कुछ लाभ इस राहत पैकेज से मिल पाएगा। जितेंद्र चौधरी मेरे सहयोगी और हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा जो ये राहत पैकेज दिया गया है, ब्यौरा हम सबके सामने आ चुका है, आम आदमी के लिहाज से क्या समझ में आपके आया है और क्या आम आदमी को, कारोबारी को या जो गरीब तबके के लोग हैं उनको, जो कर्मचारी है उनको 15,000 रुपए से कम सैलरी वाले जो कर्मचारी है उनको क्या मिल पाया है इस राहत पैकेज से? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो राहत पैकेज को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया था उसको लेकर के अब उसमें अलग अलग चरण में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से लघु सूक्ष्म उद्योगों को इसमें फ़ायदा दिया जाएगा और उसको लेकर के जो क्राइटेरिया इससे पहले थे उन क्राइटेरियाज़ को किस प्रकार से बढ़ा दिया गया है। स्मॉल, मीडियम और माइक्रो को लेकर के जिस तरीके के जो क्राइटेरिया थे उसमें एक राहत की बात यहाँ पर की गई है। बिना गारंटी के जो लोन है वो देने की बात भी यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से जो इस लघु सूक्ष्म उद्योग हैं वो अगर किसी तरीके से बंद होने की कगार पर है तो उनको यहाँ बल मिले, इस पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। इसको लेकर के ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी 2 और चरण ऐसे रहने वाले हैं जिसमें जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था 20 लाख करोड़ के जो आर्थिक पैकेज की बात कही गई थी उसमें फ़िलहाल अगर हम बात करें तो इसके 2 और चरण ऐसे रहने वाले हैं जिसमें ये जानकारी दी जाएगी कि और कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें फ़ायदा दिया जाएगा। क्योंकि मजदूर वर्ग की बात करें, बिना गारंटी के लोन देने की बात करें, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के अभी कुछ और टेक्निकलिटी जो हैं वो धरातल पर आने के बाद जो है वो स्पष्ट तौर से सामने आ पाएंगी और उसके मुताबिक किस प्रकार से जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो समझाइए दर्शकों को कि ये माइक्रो इंडस्ट्री क्या है, लघु उद्योग क्या है, कौन है ये कारोबारी, किनको ये फायदा मिलने वाला है, और ये भी जानकारी दीजिए जो दुकानदार है, चाय वाला है, क्या उनके लिए भी कुछ है क्या इस राहत पैकेज में, क्या उनको भी कुछ
फायदा मिल पाएगा, क्योंकि घाटा उनको भी उठाना पड़ रहा है, अभी तक उनकी दुकानें नहीं खुल पाई हैं जो रोजमर्रा। देखिए, जहां तक बात की जाए आज की जो ये पूरी जो आर्थिक पैकेज के बारे में जो जानकारी दी गई है वित्त मंत्री की तरफ से, उसमें स्पष्ट तौर से लघु सूक्ष्म जो उद्योग लगाने वाले जो लोग हैं उनमें इससे पहले माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के तौर पर अगर हम बात करें तो उसमें 25 लाख तक के इन्वेस्टमेंट वाले लोग जो हैं वो आया करते थे, लेकिन अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। 1 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रो के अंदर ही आएगा, और जो कि 1 करोड़ का पहले जो स्लैब था उसे 5 करोड़ तक पहुंचा दिया गया है व्यापारियों के लिए। यानी इसको लेकर के जो टैक्स लिमिट की बात करें या फिर जो राहत पैकेज के अंदर लोन की जो बात की जा रही है, इन तमाम चीज़ों में उनका फ़ायदा जो है वो अलग अलग स्लैब के जरिए माइक्रो यूनिट्स के अंदर या फिर उसके बाद स्मॉल यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं उसके अंदर, क्योंकि अगर आंकड़ों के आधार पर अगर हम समझाने की बात करें तो इसमें ये हमें देखना होगा कि जो लघु सूक्ष्म उद्योग है उसमें 50,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात यहाँ पर की गई है। 1 करोड़ रुपए तक का जो निवेश करने वाले हैं और 5 करोड़ तक कारोबार और व्यापार के लिए जो माइक्रो यूनिट लगाई जा रही हैं उन तमाम चीज़ों को इसमें रखा गया है। 10 करोड़ तक का जो निवेश है और 50 करोड़ रुपए तक का जो कारोबार करने वाली कंपनी है उन्हें स्मॉल यूनिट्स के अंदर रखा गया है। 20 करोड़ रुपए तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियों को मीडियम में रखा गया। यानी ये दायरा इससे पहले कम था। इस दायरे को आगे बढ़ाने का मकसद यही है कि जो राहत है वो कंपनियों को दिया जाए, चाहे वो लोन के तौर पर हो या फिर टैक्स लिमिट के तौर पर हो, ये तमाम चीज़ें। और इसकी तमाम जो टेक्निकल, क्योंकि आज जिस प्रकार से ये प्रेस वार्ता हुई है उसके बाद धरातल पे जो सच्चाई है, जो तमाम जो बिल्कुल आपने इसके बारे में जो जानकारी है, गाइडलाइन है, धीरे-धीरे वो भी जानकारियां अभी आना बाकी है। एक ब्यौरा तो दे दिया गया है, लेकिन किसको किस तरह से फायदा होगा यही हम जानना चाहते हैं। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा जितेंद्र आप। अब हम चलते हैं दीपक मल्होत्रा जो कि अर्थशास्त्री हैं, और अर्थ आप बताइए दीपक जी, ये अर्थ क्या है? एमएसएमई का जिक्र हो रहा है, ये सर हमें समझाइए कि है क्या और कौन कौन कारोबारी इसके भीतर आते हैं जिनको फायदा होने का यहाँ पर दावा किया गया है, राहत उनको मिल पाएगी, क्या वाकई मिलेगी या सर से ऊपर सब बातें? ये बताने से पहले ये देखना चाहूंगा कि कितना ये धरातल पे पहुंचा कितना। वित्त मंत्री जी ने कहा कि 52,600 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो चुका है 41 करोड़ जनधन खातों में। अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो ये 1,200 रुपये पर खाता आता है, जिसमें किसान भी है और मजदूर भी है और गरीब भी है। क्या वो 1,200 रुपये से ये 2 महीने का लॉकडाउन पूरा हो सकता है? यही मेन कारण है। अगर इनको कुछ पैसा 5,000, 10,000 2-3 महीने दिया जाता और 1.5 लाख करोड़ इस पे खर्च कर दिया जाता तो कोई भी लेबर अपने घर के लिए नहीं जाती। अब अगर ये 45 लाख यूनिट एमएसएमई के हैं जो छोटे कारोबारी हैं, जो अपना पूंजी लगा के इन्होंने 10,76,000 करोड़ बैंकों से पहले ही ले चुका। बीच में रोक पा रहा हूं, नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो जान लेते हैं जी। Those who are particularly working in the area of tribal, rural and agriculture. So this is going to give a good boost, a booster to village industries. Presently we have the turnover of 88,000 crore of village industry. Now we have a target to make it 5 lakh crores within 2 years. So this is only, it can be helpful for all these khadi industries. At the same time, we will increase the export. The denim which is prepared by khadi is already going to international market, and denim jeans they are using khadi. So the global market of khadi will be possible, and it is going to give a good boost to the small weavers and particularly the ladies. Now the idea. जाहिर तौर पर सरकार में है तो तारीफ करेंगे जो राहत पैकेज दिया गया है। दीपक जी आप कुछ कह रहे थे और हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो समझे और साधारण तरीके से आप बताइए कि क्या राहत है। ये जो 45 लाख छोटे उद्योग हैं, इन्होंने 10,76,000 करोड़ पहले ही बैंकों से ले रखा है, जो जिसमें वो किस्तों देने में भी इस वक्त काबिल नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन। अब उसके लिए सरकार ने मोरेटोरियम पीरियड किया कि आप 3 महीने इन किस्तों को एक्सटेंड कर दो, अदरवाइज उनके सारे अकाउंट्स एनपी हो जाते। तो वो पहले ही एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, पहले ही बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो उनके लिए ये जो विदाउट कोलेटरल गारंटी 3 लाख, यानी आप कह रहे हैं एमएसएमई के लिए सिर्फ यही एक राहत देने की बात है कि 3 लाख करोड़ रुपए का
जो बिना जमानत का लोन है, यही बड़ी बात है। और इसको भी आप कह रहे हैं कि ये बोझ है उनके ऊपर अगर आप लेते हैं तो। धरातल में आप अगर किसी बैंक के पास जाते हो, आप कहते हो बिना गारंटी आपको दे दो लोन, तो कोई भी बैंक नहीं देता। तो इसमें सरकार को ये भी करना चाहिए कि अगर कोई बैंक मैनेजर के खिलाफ शिकायत आती है कि वो इसमें भी श्योरिटी मांग रहा है, क्योंकि हमने धरातल में देखा कि अगर 1 लाख का भी लोन लेने जाओ, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में आज से 20 साल से ये चल रहा है, तो बैंक वाला कहता है किसी की श्योरिटी लेके आओ, जिसने पहले यहाँ लोन लिया उसकी गारंटी दिलवाओ। वो अपनी सेफ्टी देखता है कि मेरी ब्रांच के नंबर कम ना हो जाए। तो ये धरातल पे ये 3 लाख बिना श्योरिटी लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जी, मुश्किल है। सेकंड जी, अगर वो और लोन ले लेते हैं तो पहले ही वो लोन में दबे हुए हैं, तो इसमें हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसमें एनपीएस हमारे बैंकों के बढ़ते जा रहे हैं। अगर लेकिन 4 साल का समय भी तो दिया गया ना, स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी तो उनको अपने उद्योग को आगे बढ़ाने में मदद मिल पाएगी और उसके बाद उतार देंगे वो लोग। 1 साल तक ईएमआई नहीं देनी होगी, लेकिन ईएमआई का मतलब क्या होता है कि आपने प्रिंसिपल नहीं देना 1 साल, लेकिन 1 साल इंटरेस्ट तो देना है। ये थोड़ी है कि इनको इंटरेस्ट भी माफ़ कर दिया गया, या तो 1 साल तक इनका इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाए और इन पे कोई भी पहले साल इंटरेस्ट ना लिया जाए। तो वो इंटरेस्ट अगर हमने 1 साल ईएमआई नहीं दी और 1 साल लेकिन कोरोना संकट में मानेंगे कुछ तो राहत है। राहत एक वो पीएफ वाली बहुत ही अच्छी राहत है, जो 12% एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो सरकार दे रही है। उसमें 2500 करोड़ जो सरकार कह रही है कि हम खर्चा कर रहे हैं, 72,20,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसमें फ़ायदा, और 3,50,000 से ऊपर की इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री, उनको भी फ़ायदा है। तो धरातल में वो 2500 करोड़ का फायदा तो डायरेक्ट फायदा है। ठीक है, इसमें 2 तरह की चीजें होती है, एक रेवेन्यू होता है एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को राहत पैकेज नहीं दे सकते। अब जैसे राहत पैकेज में दिया क्या भला है सर, ये भी बताइए। अब राहत पैकेज में कहा है कि हम जिनका भी इनकम टैक्स ड्यू है वो इमीडिएटली पे किया जाए। अब जो 31 मार्च 2019 का इनकम टैक्स ड्यू है वो तो ऑलरेडी ओवर ड्यू हो चुका है, वो सरकार तो पहले ही देर हो चुका है, अब तक तो सबको देना ही चाहिए था। अगर वो खुद अपनी लायबिलिटी पे कर रही है, वो कोई राहत पैकेज नहीं है। जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, सारे व्यापारी चिल्ला रहे हैं कि हमारा जीएसटी रिफंड दे दो जो काफी देर से पेंडिंग पड़ा है। अच्छा, तो वो अगर रिफंड करते वो तो उन्हीं का पैसा है। ठीक है। तीसरा वो टीडीएस कहते हैं कि 25% रिबेट कर दिया। टीडीएस किसका पैसा है? मेरा पैसा जी। अगर 10% की जगह 7.5% कर दिया तो वो तो एक्सटेंशन ऑफ टैक्स है। 31 मार्च को तो मुझे पूरा टैक्स देना पड़ेगा। मेरी सैलरी, मेरी लीगल फी आती है 1 लाख, उसमें पहले 10,000 कटता था, अब वो 7,500 कटेगा, लेकिन जो एंड में मेरा टैक्स बनेगा वो तो मैंने देना ही है। तो ये तो मेरा ही पैसा है, उसको कम कटा या ज्यादा कटा। ठीक है, कर्मचारियों का आपने जिक्र किया तो जीएस सरीन साहब मार्केट एक्सपर्ट है। मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा और कर्मचारियों की बात करूंगा जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। सर, दोनों के लिए क्या है, वाकई में कोई राहत है? ये राहत पैकेज का नाम सिर्फ राहत पैकेज के लिए दिया गया? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो पैकेज आया है इसमें पे आउट कितना है, सरकार पे आउट कितना कर रही है, मतलब लोगों को कितना दे रही है, या इंडस्ट्री को कितना दे रही है, एम्प्लॉयज़ को कितना दे रही है। जी। पे आउट जैसा कि सर ने कहा, मल्होत्रा साहब ने, पे आउट तो 2500 बिल्कुल ठीक है, इतना ही है, 2500 करोड़ के करीब। 2500 करोड़ वो है, और 52,600 करोड़ डायरेक्ट ट्रांसफर है जो 41 करोड़ लोगों को दिया गया। बाकी जो है वो राहत दी हुई है कि अगर आप इंडस्ट्री को चलाने के लिए लोन में प्रावधान कर दिए, या जैसे आपने कॉन्ट्रैक्टर्स की कर दिया जी, उनका पैसा जितना काम कर लिया उनकी बैंक गारंटी रिलीज़ की जाएंगी, जैसे कि टैक्स में छूट दे दी, रिटर्न्स में छूट दे दी। अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये जो पैकेज आज आया है, ये 1/3 पैकेज आ गया आज समझ लिए 6 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने दे दिया। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें 6 लाख के प्रावधान आज आ गए हैं। अच्छा, और 2 चरण बाकी हैं जी। तो इसका मतलब 6 लाख करोड़ के जो पैकेज है एमएसएमई को, जो देखिए जो अभी बैकबोन छोटे छोटे जो कामगार हैं वो एमएसएमई में ही काम करते हैं, जो मजदूर गए हैं वो एमएसएमई में काम करते हैं। अब मजदूर चले गए, सब चले गए, ये लोगों को वापस चले गए, ये इंडस्ट्री चलेंगी कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा तो अब ये सामने आ गया जी कि अगर मजदूर ही चला गया, वर्कर ही चला गया, तो वो ये इंडस्ट्रीज़ को हम चलाएंगे कैसे? ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये ह्यूमन नेचर है, ये आदमी का
आदमी का नेचर है, उसको अपने घर की तरफ जाना पड़ता है, वो सोचता है कि जब आपदा आई तो घर की तरफ चलो। बट ये अब जो ये इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करना, ठीक है मुश्किलें आएंगी, लोन, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि लोन का दबाव और बढ़ेगा, इंटरेस्ट का दबाव और बढ़ेगा। डेफिनेशन जो इन्होंने चेंज की एमएसएमई की, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज और कवर होंगी जी, उसका बेनिफिट आगे आएगा। अब जो ई मार्केट लिंकेज करनी है, ई मार्केट लिंकेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जब आप ई मार्केट लिंकेज करते हैं तो जो हालांकि एमएसएमई एक्ट में प्रावधान है कि सारा पैसा 45 दिन में देना जरूरी है जी। अगर कोई भी एमएसएमई किसी माल की सप्लाई करता है तो उसको 45 दिन में उस इंडस्ट्री जिसको माल सप्लाई किया होता है 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है जी। जब ई लिंकेज हो जाएगी तो ये और फास्ट होगा। अभी जो ये एक जो इन्होंने किया कि टेंडरिंग 200 करोड़ जो टेंडरिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी ग्लोबल टेंडरिंग पे, इसका बेनिफिट आएगा, पर ये बेनिफिट अभी नहीं आने वाले। अच्छा, ये बेनिफिट को टाइम लगेगा, यानी कुछ जो फैसले हैं वो आने वाले समय में देखना होगा धरातल पर किस तरह से उतरते हैं, फायदा होगा कि नुकसान होगा। लेकिन सरीन साहब, मैं जानना चाहूँगा, जो आम इंसान है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अपनी कमाई करता था, जिसे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जो महीनों की सैलरी नहीं ले रहा था, चाहे चाय वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो सैलून वाला हो, इनके लिए क्या है सर, क्या है राहत पैकेज में? देखिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एमएसएमई में कवर नहीं होते, उनके लिए कुछ है इस राहत पैकेज में? उनके लिए इसमें कुछ नहीं आया है। वो हो सकता है आगे 2 जो पैकेज और आने हैं उसमें हो, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर एमएसएमई में कवर नहीं हो रहा, जैसे चाय वाला है, सब्जी वाला है, ये इसमें नहीं कवर हो रहे। उनके लिए कुछ नहीं है इस राहत पैकेज में? इसमें कुछ नहीं है। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए आने वाले समय में योजना अभी जो 2 और पैकेज आने हैं उसमें देखते हैं क्या है। यानी 2 पैकेज अभी आना बाकी है। ये पहला पैकेज 1/3 पैकेज तो आज आ चुका है, 1/3। हाँ, अभी इसमें एक और इन्होंने किया, रियल एस्टेट को भी पकड़ा है इसके अंदर। रियल एस्टेट को कर दिया एक फोर्स मेज्योर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट में। फोर्स मेज्योर का मतलब ये होता है कि भगवान का कोई कहर है तो उसको हम मानते हैं ये भगवान का कहर है इसलिए ये काम नहीं हो सकता, उसके लिए इन्होंने ऑटोमेटिक 6 महीने का टाइम बढ़ा दिया है। ठीक है, मतलब ये कि इस पे मैं विस्तार से आपसे जानकारी हासिल करूंगा, लेकिन जितेंद्र के पास फिलहाल मैं जाना चाहूंगा, रेरा की मैं बात करूंगा कि वो है क्या और किस तरह से प्रॉपर्टी डीलर जो फिलहाल पहले से ही कह रहे थे कि हम पर मार पड़ी हुई है क्योंकि ज़मीनों के रेट नहीं बढ़ रहे थे और ऊपर से ज़मीनें बिक भी नहीं थी, अब उनको क्या फ़ायदा होगा राहत पैकेज में? फिलहाल जितेंद्र, आप बताइए, आपके पास क्या ऐसी जानकारी है जो आम आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है, जो इस राहत पैकेज में है, उनके लिए कुछ बातें तो आप बताइए। देखिए, फिलहाल यहाँ पर यह ध्यान में रखना होगा कि आज जो खासतौर से जो बात की गई है, राहत पैकेज का जो विस्तार किया गया है, इससे पहले प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से इसकी घोषणा की थी और आज इसके बारे में जिस तरीके से वित्त मंत्री की तरफ से बताया गया है, इसमें खासतौर से लघु सूक्ष्म उद्योग और रियल एस्टेट को लेकर के ही फोकस किया गया है कि वहाँ उसको किस तरीके से आगे बढ़ावा देना है। और लोकल को लेकर के वोकल करने की जो बात है उसमें एमएसएमई सेक्टर की बात करें या फिर आगे जो स्मॉल मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ वो अगर बेहतर तरीके से अगर काम करती हैं तो ये अपने आप में जो बड़े स्तर पर जो काम किया जाता है, बड़ी यूनिट्स के अंदर जो काम किया जाता है, तो उसमें धीरे धीरे इस प्रकार की जो यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक अहम योगदान निभाती हैं। तो इसको लेकर के ये कहा जा सकता है, जिस प्रकार से लगातार आपकी तरफ से प्रश्न किया जा रहा है आम लोगों के लेकर के, तो इसमें खासतौर से जो विशेष तौर पर जो फोकस किया गया है वो केवल और केवल लघु सूक्ष्म उद्योग को लेकर के, रियल एस्टेट को लेकर के और जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको लेकर के ही आज की इस पूरी जो प्रेस वार्ता की गई थी वित्त मंत्री की तरफ से, उसमें फोकस किया गया है। जहां तक आम आदमी के पैकेज के लिए अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट तौर से कहा था कि जो राज्यों की तरफ से और आरबीआई की तरफ से पहले जो घोषित की गई है उन तमाम चीज़ों को मिला करके ये 20 लाख करोड़ रुपए की जो आर्थिक पैकेज है उसकी घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। तो सीधे तौर पर जो पहले से ही जो कामकाज चल रहे हैं, जिस तरीके से राशन हम देख रहे हैं, जो आम आदमी की बात आप लगातार कर रहे हैं, उसमें वो तमाम चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस पैकेज के अंदर इंक्लूडेड मिलेंगी। जो गरीबों को राशन बांटने का या फिर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को लेकर के जो तमाम चीज़ें बसों के माध्यम से की जा रही हैं और दूसरे कदम जो हैं वो खाना खिलाने से लेकर के पका हुआ खाना और जो कच्चा राशन है वो देने का काम जो किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें भी इस स्कीम के अंदर आती हैं। इस बात का प्रधानमंत्री की तरफ से जिक्र किया गया था और जो पैकेज है उसके अंदर ये ध्यान रखना होगा कि ये तमाम चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया गया। इसके अलावा जितेंद्र, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आर्थिक पैकेज में
बहुत अच्छी घोषणाएं की गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री की बात के बाद जो राज्यों के तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो इसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं इसको लेकर के जो राजनीतिक बातें हैं, अगर उन्हें छोड़ दिया जाए फिलहाल के तौर पर, क्योंकि इस वक्त अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे कदम हैं जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, लघु सूक्ष्म उद्योग की बात करें, अपने ब्रांड्स जो भारतीय ब्रांड्स हैं उनको बढ़ावा देने की और भारतीय प्रोडक्ट्स को अपनाने की जो बात कही जा रही है, वो सीधे तौर से आर्थिक व्यवस्था को संभालने को लेकर के कही जा रही है। और उन्हीं तमाम चीज़ों का अनुसरण प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद जो तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें या देश की जनता की बात करें, कहीं ना कहीं उसका अनुसरण करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ही इस तमाम जो चीज़ें कोरोना वायरस के बाद, इस संक्रमण के फैलने के बाद जिस तरीके से खराब होने की कगार पर हैं, उन्हें संभालने की एक स्थिति। और राहत पैकेज में और क्या क्या बातें ऐसी हैं जो बेहद जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए जाना, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बहुत सी बातें कही, वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि 200 करोड़ रुपए से कम वाले ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे कि यह है क्या, और ये भी कहा गया कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को फायदा मिलेगा। सुनिए उनकी बातें, उसके बाद हम बताएंगे कि इसका अर्थ मतलब क्या है। पिछली 2 स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा कि कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना, उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया, तो ये कदम उससे एक और स्तर ऊपर है कि ये सब बदलने के बाद उनको कामकाज जब मिले तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी, उसमें हमारे लोकल उद्योग वो पीछे रह जाते थे। तो लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं, ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं, इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। The 6th step towards MSMEs is post-COVID trade fairs, exhibitions are going to be very difficult. So we shall ensure that e-market linkage is provided across the board for all these MSMEs so that they're able to find a market easily in the absence of being able to participate in trade fairs which cannot be held in this environment. Also, very importantly, Government of India and also CPSEs, where there are receivables by MSMEs, we now announce that within the next 45 days, all their receivables will be cleared. The CPSEs and Government of India will honor every MSME receivable within the next 45 days. इसी तरह से एक बार फिर कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए ये जो चुनौतियां कोविड-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल ज़माना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है, उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या PSUs में है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। कई तकनीकी बातें भी कही गई हैं, उन्हीं को हम समझने का प्रयास करें, इसलिए हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं कि आखिरकार आर्थिक पैकेज से आम आदमी को, यानी आपको या मिडिल क्लास फैमिली को, मजदूर को
या फिर जो कर्मचारी हैं उनको क्या फायदा मिलेगा कोरोना संकट के बीच। मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान भी जुड़ चुकी हैं और एक पैनल भी मेरे साथ है, मेहमान है, मार्केट एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही अर्थशास्त्री भी है। अब मैं मल्होत्रा साहब आपके पास आना चाहूंगा। ग्लोबल टेंडरिंग की बात हुई है यहाँ पर, ये है क्या 200 करोड़ से कम वालों को ग्लोबल टेंडरिंग के बाद जो उनको अनुमति नहीं मिलेगी और उसका फायदा एमएसएमई को होगा, लेकिन कैसे समझाने का प्रयास करेंगे आप? जैसे कोई भी सरकारी ऑफिस ने जब भी कोई चीज खरीदनी होती है तो वो टेंडर निकालते हैं। अच्छा। तो उसमें अगर 200 करोड़ तक उनको कोई भी चीज की कॉस्ट जिसकी 200 करोड़ से कम है, वो कोई भी टेंडर या ई टेंडर निकालते हैं, उसमें कोई भी फॉरेनर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ इंडियंस ही पार्टिसिपेट कर सकेंगे जी। इसलिए इसमें यानी कोई भी सरकारी विभाग है उसको अगर 200 करोड़ रुपए से कम का कोई भी टेंडर देना होगा तो उसकी मजबूरी है वो भारतीय कंपनी को ही देगा, भारत की कंपनी को नहीं देगा। ये आप कह रहे हैं। उससे भारतीय कंपनियों का, छोटे लघु उद्योगों को काफी फायदा होगा। सर साहब वाकई में आने वाले समय में होगा फायदा इससे? आने वाले समय में डेफिनेटली होगा। उसका रीजन ये है कि अगर ये छोटे, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग है ना, छोटे छोटे उद्योग में अगर 200 करोड़, एग्जांपल आप दे सकते हैं कैसे? एग्जांपल आज का ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी कंपनी ने 150 करोड़ के मास्क खरीदने हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। अच्छा, तो उसमें जो है बाहर की कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। हमारे हिंदुस्तान में बनी, यानी चाइना, इटली, अमेरिका से हम नहीं लेंगे तो हमें मजबूरी है हमारी भारतीय कंपनी से हमें लेना होगा वो मास्क का टेंडर जो दिया। उससे क्या होगा, जब वो भारतीय कंपनियों से लेंगे तो भारतीय कंपनियां उसका प्रोडक्शन करेंगी, उसका प्रोडक्शन करेंगी तो वो एम्प्लॉयज रखेगी तो उनका भी जीवन चलेगा। और इसलिए कहा गया लोकल के लिए वोकल बने। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा, पर उसको समय लगेगा। यानी कुछ बातें ऐसी हैं जो आज कही गई हैं, उनमें आने वाले समय में मालूम होगा कि धरातल पर कैसे उतरेंगी वो जी। ये हम जिक्र बार बार कर रहे हैं। ज्योति, अगर देखें तो राहत पैकेज को किस तरह से देखते हैं और आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे जो हमें देख पा रहे हैं कि राहत पैकेज वाकई में राहत देने वाला है या फिर इसमें आंकड़ों की बाजीगरी भी देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष करेगा ये बातें, आंकड़ों की बाजीगरी है या नहीं, कमल आलोचना करेगा विपक्ष जाहिर तौर पर, और कुछ प्रतिक्रियाएं आनी शुरू भी हो चुकी हैं। जैसा कि एक्सपर्ट्स चूंकि हमसे बेहतर जानते हैं वो लगातार बता रखे हैं एमएसएमई को लेकर जो किया गया है वो वाकई बड़ा फैसला है, लेकिन जो पहले से ही एनपीए में है वहाँ क्या स्थिति रखेगी, गारंटी अगर नहीं जो है जरूरत नहीं होगी लोन दिए जाने को लेकर, रिकवरी को लेकर बैंकों के सामने परेशानी आ सकती है, जो कि हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जो बैठे हैं उनकी ओर से बताया गया। लेकिन जहां तक आम आदमी की बात है और कोरोना संकट के बीच चूंकि हम बार बार मजदूरों की बात खास तौर पर करते हैं, लेकिन मजदूर चूंकि देखिए इतनी बड़ी कंपनियां काम करेंगी, एमएसएमई काम करेंगी, फैक्ट्रियां काम करेंगी, उद्योग अगर चलेगा तेज रफ्तार के साथ तो मजदूरों को रोजगार मिलेगा। मजदूरों के पास कोई भी कारण होगा जहां पर फिलहाल ठहरे हैं, अगर उनको काम मिलता है, रोजगार मिलता है, खाने को रहने को इंतजाम तमाम हो पाते हैं तो मजदूरों की परेशानी थोड़ी इससे कम जरूर होगी। इसके अलावा किसानों के लिए बात की जाए, बाकी जो मिडिल क्लास है, मजदूरों के, गरीबों की बात की जाए तो सरकार की ओर से कहा गया कि काफी जो पैसा है जो शुरुआती तौर पर रिलीज किया गया था, जो पहला पैकेज दिया गया था, डायरेक्ट अकाउंट में भी लोगों को जो जनधन खाता है उसमें भी पैसा भेजा गया है, यानी कैश भी दिया गया है। और अब जिस तरह का ये पैकेज दिया गया है, कमल इसी तरह की उम्मीदें थी क्योंकि उद्योग जो है काफी पिछड़ चुका था। और इसके अलावा चूंकि आपने आम आदमी की बात की, 15,000 से जो कम सैलरी वाले लोग हैं उनको भी थोड़ी ईपीएफ में राहत दिए जाने का सरकार की ओर से प्रयास किया गया है कि 3 महीने तक सरकार देगी, तो थोड़ी राहत उनको, गरीबों को, मजदूरों को चूंकि रोजगार मिल पाएगा, कुछ राहत उनको। किसानों को लेकर भी सरकार की ओर से कहा गया कि डायरेक्ट भी किसानों के अकाउंट में पैसा भेजा गया है, कुछ राहत किसानों को। साथ ही एमएसएमई के जरिए प्रयास ये कि अब जो स्वदेशी है उसको अपनाया जाए, जो भारतीय एमएसएमई है उनको बढ़ावा दिया जाए, उनके टेंडर को लेकर बात हो, लोन दिए जाने को लेकर बात हो, उनके विस्तारीकरण को लेकर अगर बात की जाए, उन्हें मजबूती मिल पाए। इसके जरिए जो अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रखी है, जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पिछड़ती जा रही है, उसको एक दिशा दी जाए। मुख्य तौर पर प्रयास ये किया गया है इस बड़े पैकेज के जरिए। जितेंद्र, क्या वाकई में लोगों की जेब में पैसा आ पाएगा क्या राहत पैकेज के जो और से दावा किया गया है? और क्योंकि अभी समस्या तो ये है कि लोगों के पास पैसे खर्चने के लिए नहीं है, पैसे नहीं होंगे खर्चने के लिए तो जीडीपी की ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि पहले ही जो बाहर की एजेंसियां हैं रेटिंग क्या दे रही हैं ये भी आपको मालूम है हमारे आगे ग्रोथ को लेकर, और ऐसे में जीडीपी का लगभग 10% के करीब ये राहत पैकेज देना क्या वाकई में हमारे लिए आने वाले समय में बहुत मददगार रहने वाला है, आम आदमी के लिहाज से भी, कारोबारी के लिहाज से भी और साथ ही अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी? देखिए, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बात की या फिर आज वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसी बात को दोहराया गया और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की बात जिस तरीके से पहली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहत पैकेज की गई है जी। सीधे तौर पर जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं, उनको अगर बढ़ावा दिया जाएगा
चाहे वो लोन को लेकर के हो, चाहे वो टेंडर प्रक्रिया को लेकर के हो। जिस तरीके से ग्लोबल टेंडर खत्म किया गया है 200 करोड़ रुपए तक के लिए, उससे नीचे के तमाम जो टेंडर हैं वो अगर स्वदेशी दिए जाएंगे तो यकीनन इससे अर्थव्यवस्था जो है का फायदा जो है वो अपने देश में ही होने वाला है। इसी के साथ साथ माइक्रो इंडस्ट्रीज लगाने वाले जो लोग हैं, यानी आत्मनिर्भर बनने की जो बात यहाँ पर कही जा रही है, उसको खास तौर से बढ़ावा यहाँ पर दिया गया है। और जहाँ तक एक बात कमल, आप कुछ देर पहले आप ग्लोबल टेंडर को लेकर के आप जब सवाल कर रहे थे हमारे गेस्ट से, तो उसमें आपने कहा कि मजबूरी हो जाएगी भारतीय जो कंपनी है उनसे ही सामान लेना या उनसे ही टेंडर लेना। तो मजबूरी को खत्म करके आत्मनिर्भर बनके हमारे ब्रांड्स को ही मजबूरी ना बना करके एक ताकत बनाने का काम करने की बात प्रधानमंत्री ने कही है। और उसी को लेकर के इन तमाम इंडस्ट्रीज को जब बल हमारे मिलेगा, लोकल प्रोडक्ट पर, ये भी एक बड़ी बात है जी, ये तमाम चीजों की आवश्यकता जरूर रहेगी और इसको लेकर के उसमें वोकल भी होना होगा, यानी उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने में। आज हम बात करते हैं जो जिन मोबाइल फोन्स को हम इस्तेमाल करते हैं, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को देखें या आसपास अपने घर के तमाम अप्लायंसेस को भी अगर हम देखें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर से इंपोर्ट होकर के आती हैं और उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। भारतीय चीजों का इस्तेमाल करने को लेकर के जब लोग वोकल होंगे तो अर्थव्यवस्था को इससे फायदा मिलेगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, एमएसएमई सेक्टर, और ऐसा जो अभी योजना बनाई गई है, अगर वाकई में ये सफल होती है तो जाहिर तौर पर देश के लोगों को भी फायदा होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। इससे पर हम चर्चा करें, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। अब फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आर्थिक राहत पैकेज पर बोलते हुए क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए गए हैं। सुनिए मुख्यमंत्री को। तो इसको बड़ा पैकेज दे करके, और उन्होंने जो योजनाएं बताई हमको, जैसा उन्होंने सीधा 3 लाख करोड़ रुपए का तो कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक बिजनेस और ऑटोमेटिक लोन्स, ये जो उन्होंने एमएसएमई के लिए घोषणा किया है, और इसमें भी अगले 12 महीने तक उन लोन्स का मोरिटोरियम रहेगा, कोई उनको रिफंड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद 4 साल तक का ये लोन होगा, इसके बाद ही उनको अपनी वापसी लोन की ये करनी होगी। मैं समझता हूँ एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा ये पग है जो उठाया गया है। इसी में कुछ एमएसएमई को स्ट्रेस्ड कैटेगरी में रखा गया है कि बहुत दबाव में आकर के उनके सारे सिस्टम, बहुत छोटा जिनका सिस्टम होता है, वो अपनी सारी पूंजी को भी शायद खर्च चुके होंगे या कोई ना कोई दबाव में होंगे, तो उनके लिए अलग से कोई एक कैटेगरी बना करके 20,000 करोड़ रुपया उनके लिए अलग से रखा गया है, जिसमें 2 लाख एमएसएमईज इनको सबको लाभ मिलेगा। साथ ही जो ऐसी एमएसएमईज हैं जिनका पोटेंशियल ग्रोथ का बहुत अधिक है और वायबल हैं, जिनको गति से आगे बढ़ाया जा सकता है, उनका स्पेशल पैकेज एक 50,000 करोड़ रुपए का ये अलग से भी एक जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि कई प्रकार की जो कैटेगरीज बनाई हैं वो सब जानकारी आपको है ही है। एक बड़ा जो महत्व का विषय है कि एमएसएमईज का जो कैटेगरीज हैं उनका जो चेंज किया गया है, उनका प्रकार चेंज किया गया, उनका साइज जो बदला गया है। माइक्रो जो पहले 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट थी, अब वो माइक्रो की 25 लाख रुपए से कम की जो इन्वेस्टमेंट है उसको माइक्रो, पहले कितना था, अब उसको 1 करोड़ कर दिया गया है। और इसी प्रकार से स्मॉल पहले 5 करोड़ रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट थी, अब वो 10 करोड़ कर दिया। मीडियम 10 करोड़ से कम थी, उसको 20 करोड़ रुपया कर दिया है। इसी प्रकार इनकी जो सेवाएं हैं उसका भी इतना टर्नओवर है, उस टर्नओवर को भी बदला गया है। अर्थात पहले जो इनके साइज थे, जो लिमिट्स थी, उस लिमिट्स को बढ़ा करके डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। तो आपने भी सुना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है राहत पैकेज को लेकर। इस पर भी हम अब चर्चा करते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर क्या आप वाकई में सहमत हैं? वो तो सहमत है राहत पैकेज से, जाहिर तौर पर होंगे भी। जी, मैं पहले एमएसएमई के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर ये जितने भी बदलाव हुए हैं ये आगे जाके बहुत ही फ़ायदा करेंगे।
क्योंकि लोकल प्रोडक्शन लोग ज़्यादा करेंगे। इसके लिए MSME की साइट पे जाके जितने भी छोटे व्यापारी है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरर के अलावा सर्विस सेंटर का भी प्रावधान है। जितने भी सर्विसेज सेक्टर वाले हैं उन्होंने अभी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, जबकि ये 5 मिनट का काम है। अगर आपके पास आधार कार्ड और अपना पैन नंबर है तो आप इंटरनेट पे अपने आप ही इसको भरो, आपको OTP आएगा, उसके बाद आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन दो, उसके 5 मिनट बाद आपका सर्टिफिकेट आपकी ही ईमेल पे आ जाता है। उसके बाद ही आपको ये सारे बेनिफिट लेने का अधिकार है जो MSME के लिए अनाउंस हो रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हमारे प्रधानमंत्री जी इनके लिए छोटे उद्योगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप आज से 2 साल बाद कहोगे कि मैं भी छोटा उद्योग है लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी, तो अपने आप को रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी है और इस पे किसी पे को पैसे देने की जरूरत नहीं। खुद ही साइट पे खोलो, अपना आधार कार्ड और पैन नंबर दो, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करो, अपने बिजनेस का एड्रेस दो, तो ये 5 मिनट का काम है इसको रजिस्टर करना। उसी वक्त आप रजिस्टर्ड MSME बन जाओगे। यानी आप छोटा उद्योग चलाते हैं तो प्रक्रिया भी हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताई है, आप रजिस्टर जरूर करवाइए, तभी राहत पैकेज का भी फायदा मिलेगा। आने वाले समय में जो योजनाएं बनाई जाएंगी उसका भी आपको लाभ मिल पाएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो आप परमानेंट अकाउंट नंबर अपना जरूर लेके इनकम टैक्स रिटर्न्स भरना शुरू करो। अपनी चाहे नील रिटर्न भी आपकी 5 लाख तक है। अब जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं या दूसरे हैं उसकी प्रधानमंत्री जी ने डेट बढ़ा दी है 30 नवंबर तक, जो आपने 31 जुलाई तक जमा करने थे। छोटे बिजनेसमैन जिनको भी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है वो सारे अब 30 नवंबर तक अपनी रिटर्न इस पर ही मैं बात करना भी चाहता था। जो करदाता हैं, इनकम टैक्स जो देते हैं, सरीन साहब उनके लिए क्या है राहत पैकेज में बताएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख भी पा रहे होंगे जो इनकम टैक्स भरते हैं। देखिए उनके लिए इस पैकेज में सिर्फ डेट एक्सटेंशन है, जैसे सर ने बताया है कि 31 जुलाई की जगह ये डेट 30 नवंबर कर दी है, और जिनका टैक्स ऑडिट होता है उसकी 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर कर दी है जी, ये दिया है। और दूसरा एक और प्रावधान किया है TDS में जी। TDS में जैसे एक जो सर्विसेज पे था, जैसे प्रोफेशनल था या कॉन्ट्रैक्टर था, एक अलग अलग रेट पे TDS कटते थे। अब उसमें जो है TDS का जो है 25% कम कर दिया है। सपोज मेरा TDS अगर मेरे को कोई पेमेंट एज कॉन्ट्रैक्टर मुझे कोई पेमेंट 100 रुपये आनी थी और उस पर जो 2% TDS कटता था, अब वो 2% ना कट के उसमें 2 में 25% कम, मतलब तकरीबन 1.5% के करीब टैक्स कट के आएगा। तो उससे उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि जो 0.5% है वो लिक्विडिटी जो है कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में आ जाएगी, वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकेगा, जो कि पैसा जो है सरकार के पास चला जाता था। ये 2 प्रावधान जो है इनकम टैक्स में उन्होंने आज दिए इस पैकेज में, तो मोटा मोटे यही हैं करदाताओं के लिए। ज्योति, EPF को लेकर भी कुछ राहत देने की कोशिश की गई है, जो कंपनियां उनको भी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए EPF को लेकर भी राहत दिए जाने का प्रयास किया गया कि कंपनियों को भी, इसके अलावा जो हम बात करते हैं केवल मुख्य तौर पर जो लोग अभी मुख्य तौर पर 24 मार्च के बाद चूंकि काम पर नहीं जा पा रहे थे, नौकरी नहीं कर रहे थे, वो 15,000 से कम सैलरी वाले जो हैं उनको भी EPF को लेकर राहत दी गई थी कि 3 महीने तक सरकार उसका पे करेगी। यानी वहाँ भी फायदा होगा कि EPF कम कटेगा लेकिन सैलरी मिलेगी, सैलरी ज्यादा मिलेगी। इससे देखिए थोड़ा फायदा इससे जरूर होगा। तो सरकार की ओर से कुल मिलाकर प्रयास किए गए हैं। अभी जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें जानकारी दे रखे हैं, इनकम टैक्स को लेकर भी थोड़ी मोहलत दी गई है। अच्छा ज्योति, इस बात को भी काफी आकर्षण के तौर पर रखा गया है वित्त मंत्री की ओर से कि 15,000 रुपए की कम सैलरी वालों को राहत मिलेगी, फायदा मिलेगा, जैसे कि आपने जिक्र किया। एक बार दर्शकों को बताएंगे आसान शब्दों में कैसे? आसान शब्दों में ये कमल की कुल मिलाकर जो आंकड़ा उनकी ओर से पेश किया गया है वो 72 लाख से ज्यादा लोग हैं। यानी जो फैसला लिया गया, इस फैसले के दायरे में, लाभ लेने के दायरे में 72 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। अब 15,000 से कम जो सैलरी ले रखे हैं उनको 3 महीने तक फायदा ये होगा कि सरकार उनका पे करेगी। यानी उनको जो EPF उनका कटेगा वो अब नहीं कटेगा, उनको अपनी सैलरी मिल पाएगी। इससे 72 लाख लोगों को फायदा होगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। तो जो सैलरी लेने वाले लोग हैं, और उसमें भी लिमिट निर्धारित कर दी गई है, सीमा तय कर दी गई है, 15,000 रुपए से कम सैलरी वाले जो लोग हैं उनके लिए सरकार की ओर से थोड़ी राहत ये जरूर दी गई है। कमल अपने और जो संस्थान है उनको किस तरह से फायदा होगा ये भी बता दीजिए। जी
देखिए, संस्थानों को भी नुकसान ना हो और जो लोग सैलरी ले रखे हैं, जो नौकरी कर रखे हैं, उनको भी जो राहत थोड़ी मिल पाए, इसके लिए सरकार की ओर से केवल ये प्रयास किया गया कि ना कंपनी पर किस तरह का बोझ हो, ना जो कर्मचारी है जो सैलरी ले रखे हैं उनको फायदा मिल पाए। इसके चलते 3 महीने का ये फैसला सरकार की ओर से खुद पे किए जाने का कदम। जी जितेंद्र, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFC 30,000 करोड़ रुपए राहत देने की बात उनको कही गई है, कैसे ये फायदा पहुंचेगा? देखिए, सीधे तौर पर जो फ़ायदा पहुंचाने की बात यहाँ पर कही गई है, इसमें जो NBFC को लेकर के आपने जिक्र किया, उसमें अलग अलग दायरों के अंदर जो है वो जो तमाम जो चीज़ें जो धरातल पर निकल कर के आएंगी उसके मुताबिक ये देखना होगा। हालांकि इसमें कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ें हैं, हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं मुझे लगता है कि वो इसको लेकर के ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे अगर आप उनसे ये सवाल करें कि आखिर किस तरीके से इसका फ़ायदा जो है वो पहुँचने वाला है, और लोगों को भी साधारण भाषा में अगर वो बता पाएँ कि किस तरीके से इसका फ़ायदा जो है वो लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट से हम इस पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बयान दर्शकों को सुना दे। आर्थिक पैकेज में EPF जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है, और जिसमें ये कहा गया है कि EPF का जो 12% कंपनी और कर्मचारी देते हैं वो सरकार देगी, जिसका जिक्र ज्योति सांगवान ने भी किया और बताया किस तरह से फायदा कर्मचारी और कंपनियों को होगा। आप वो बयान सुनिए। 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि EPF जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी, और ये कुल मिलाकर 2500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा। चलिए फिर से चर्चा में आते हैं। कुछ और बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और उनका मतलब क्या है, जो बताया गया है आप तक उसका फायदा कैसे पहुंचेगा। NBFC की हम बात कर रहे थे, जितेंद्र चौधरी से मेरा सवाल था, और जैसे कि उन्होंने भी कहा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर इस पर बता सकते हैं। सरीन साहब, NBFC की बात की जाए, क्या आम आदमी तक कोई राहत पहुंच पाएगी NBFC को राहत देकर, जो कि 30,000 करोड़ रुपए की राहत दी गई है NBFC को? देखिए, NBFCs को जो ये राहत दी है ना, इसका आम बंदे को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं होना, इनडायरेक्टली होगा। ये इनडायरेक्टली होगा, क्योंकि ये जो ये NBFCs हैं ये लोन देती हैं MSMEs को। बिल्कुल ठीक है। इसमें जो प्रावधान किया गया वो किया है कि फुल्ली गारंटेड GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फुल्ली गारंटेड सिक्योरिटीज जो है वो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है। इसका क्या मतलब है? लिक्विडिटी स्कीम क्या है, जब 30,000 करोड़ NBFCs के पास आ जाएगा जी, तो वो लोन जो है सस्ते दामों में आगे दे पाएंगे। जब लोन दे पाएंगे तभी इंडस्ट्रीज चलेगी। जी हाँ, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? NBFC में है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो छोटे छोटे लोन देती हैं लोगों को। अब किसी भी कंपनी को पैसा इन्फ्यूज करने की जरूरत कब पड़ती है? जब उसकी आर्थिक हालत कमजोर हो जाती है जी। अब आर्थिक हालत कमजोर होने का कारण ये है, जो उन्होंने छोटे छोटे लोन दिए हुए हैं वो छोटे छोटे लोगों को दिए हुए हैं, वर्कर्स को दिए हुए हैं, वो वापसी उसकी आ नहीं रही। वापसी ना आने के कारण ये NBFC कंपनीज कमजोर हो गई हैं, जिसके लिए सरकार को उनको इन्फ्यूज करना पड़ रहा है पैसा की। तो इससे कोई ताकत मिलेगी उनको, कंपनियों को? कंपनी जो इस वक्त ताकत तो मिलेगी, इस वक्त ताकत चाहिए थी जिनकी जॉब जा रही है उनको। इस वक्त जो अपना रिक्शा चालक है उसकी रिक्शा नहीं चल रही, उसको चाहिए थी ताकत। जो अपनी टैक्सी चला रहे थे, टैक्सी नहीं चल रही, उसकी किस्तें नहीं दी जा रही, उसको चाहिए थी ताकत। ये जो लोन बांटने वाली कंपनीज हैं थोड़ी देर रुक भी जाती। अच्छा दीपक तो जी, यही हम जानने का प्रयास करें कि जी बताइए सर साहब। जी, ये जो कंपनियां हैं ये कंज्यूमर लोन देती हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, AC हम देखते हैं छोटे छोटे, जैसे बजाज है, ये बहुत सारी कंपनियां हैं। ये टीवी, फ्रिज इनके लोन देती हैं। जो लोन देती हैं, अब किस्तें तो आनी नहीं है,
क्योंकि इसीलिए कमजोर हो रही हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये लोन पैकेज दिया जा रहा है, और ये लोन है, ये इसका डायरेक्ट फायदा अभी कंज्यूमर्स को तो बाद में आएगा, बट कंपनियों को इस वक्त ये बड़ी कंपनीज हैं, इस वक्त लोगों, छोटे लोगों को जो अपनी रोटी के लिए भी यहाँ तरस रहे हैं, एक अगर हकीकत में जाओ कहीं पे वो खाना मिलता है तो वहाँ 2-2 हज़ार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सुबह से लाइन पे लग रहे हैं कि मैं सुबह का खाना खा लूँ, दोपहर का खाना खा लूँ। इस वक्त उनको ताकत देने की ज़रूरत है। ये कंपनीज बाद में भी ताकत दी जाएगी। एमएसएमई के लिए जो डेफिनेशन चेंज हो रही है, ये 6 महीने से बातें चल रही थी, ये आज के इसका फायदा थोड़ी देर में होगा, इमीडिएट नहीं होगा। होगा जरूर, ये आप कह रहे हैं इसका फायदा बहुत होगा, लेकिन ये तो प्री प्लान था कि इसकी डेफिनेशन हमने बढ़ानी है। ठीक है। ये इस वक्त के लिए जो गरीबों के लिए, छोटे लोग, मजदूर सारे मरे हुए हैं, जिनकी नौकरियां चली गई, वो अपना इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो सकता सर? अगर एमएसएमई उठता है तो उसके बाद रोजगार मिलेगा, तभी तो मजदूर के पास पैसा पहुंचेगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से है ना, टेंडरिंग या कुछ भी। पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। बाहर निकलने में सुविधा होगी और जल्द से जल्द देश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने का एक अहम योगदान आज की इन घोषणाओं में होगा। मैं समझता हूं जिस प्रकार से हमारे एमएसएमई सेक्टर ने करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स को भी नौकरी देके, काम देके वर्षों वर्षों तक देश की सेवा की है, उनको तुरंत ये पैसा बैंक से मिले। और जैसा आप सब जानते हैं, सरकार ने 100% गारंटी लेके एक प्रकार से बैंकों को भी मजबूत बनाया है कि वो हिम्मत करके हमारे एमएसएमईज को लोन दे, क्योंकि बैंक की गारंटीड लोन होगा, सरकार द्वारा गारंटीड लोन होगा, तो ब्याज के दर भी बहुत कम लगेंगे उस पर। और 4 साल का लोन होने से एमएसएमई सेक्टर को बिना कोई स्ट्रेस के, बिना कोई तकलीफ के ये पैसा उपलब्ध होगा। इसके अलावा इक्विटी सपोर्ट। तो रेल मंत्री कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जल्दी पटरी पर आएगी, उन्हें उम्मीद है। ज्योति, आपके पास आना चाहूंगा, अंतिम आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप में बताइएगा। राहत पैकेज से कितना संतुष्ट होना चाहिए देश की जनता को? देखिए कमल, ये जरूरी था राहत का पैकेज फिलहाल दिया जाना, और जैसा कि पीएम ने भी कहा, वित्त मंत्री की ओर से भी कहा गया कि ये जो बड़े बड़े देशों की ओर से बड़े बड़े पैकेज दिए गए थे उनमें भारत भी शामिल हो गया कि इसमें अर्थव्यवस्था पर मुख्य तौर पर जोर रहा है कमल, कि उद्योग एक बार फिर से वापसी कर सके, उद्योग बढ़ेगा स्वाभाविक तौर पर। एमएसएमई को तो फायदा होगा कि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, लोगों को रोजगार मिल पाएगा, डिमांड जो है वो बढ़ पाएगी। इसके अलावा हमने 15,000 से कम सैलरी वाले लोगों को भी लेकर बात की कि 24% जो है वो सरकार देगी, उसमें 12 और अलग अलग फीसदी जो किया गया, उसे कुल मिलाकर ये कि हर एक वर्ग को शामिल किए जाने का प्रयास है। पहले पैकेज के जरिए चूंकि सीधा अकाउंट में भेजा गया, वो हमने पहले भी बात की, सैलरी वाले जो लोग हैं उनको भी फायदा हो पाए, कंपनियों को भी नुकसान ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया गया। मुख्य तौर पर अर्थव्यवस्था जो कि पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और संकट से हम उभरे ना उभरे, लेकिन अर्थव्यवस्था अगर बहुत ज्यादा पीछे चली जाती है तो कितने लंबे समय तक इसका नुकसान, इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा आने वाले समय में होगा, तुरंत प्रभाव से ये नहीं होगा, इतना आप जान लीजिए राहत पैकेज की। यही एक कंक्लूजन वाली बात है। मैं आना चाहता था जितेंद्र सरीन साहब, दीपक जी आपके पास अंतिम प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, जितेंद्र, सरीन साहब, दीपक मल्होत्रा जी, आप इस चर्चा में जुड़े और समझाए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार इस राहत पैकेज के मायने क्या है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। वेदर रिपोर्ट के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो और एक्वामास। न्यूज अपडेट के सह प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और पेट सफा चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा।
लगातार नंबर 1 खबरें अभी तक। इस वक्त आप प्रदेश के नंबर 1 चैनल खबरें अभी तक पर हैं। खबर पर पकड़ ही नहीं, खबर की तह तक पहुंचते हैं हम। वुहान से निकला कोरोना कैसे इटली पहुंचा? क्या इन देशों ने कोई लापरवाही की थी? तो फिर से हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं और कुछ बच्चे स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं वहाँ से। लाट्रॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप और मिलिंद। चाइना से शुरुआत हुई थी इस वायरस की, कल लॉकडाउन कर दिया, अपीलें की जा रही हैं। मरकज में मौजूद सभी जमातियों की पहचान की जा रही है। खबरें अभी तक भी आपसे कहता है कि लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। पूर्ण लॉकडाउन है और ऐसे में यही कारण है आपने बनाया हमें नंबर 1। आपका विश्वास हमारी पहचान। हरियाणा में कोरोना से पहले इसीलिए तो आज हर कोई कह रहा है बैठक की है। खबरें तो बस यही दिखेंगी। हिमाचल सरकार का मानना था कि लॉकडाउन के बाद स्थिति बिल्कुल अंडर कंट्रोल रहेगी। चंडीगढ़ में पीजीआई के डॉक्टरों ने यूटी प्रशासन के एक आदेश पर ऐतराज जताया। आईसीयू इंचार्ज हैं, उनको भी पुष्टि हुई है कोरोना वायरस की। कोरोना और कितने लोगों की जान लेगा? कोरोना के खिलाफ चल रही भारत की जंग में हर हिंदुस्तानी को एक होने की बेहद जरूरत है। खबर तो यही दिखेगी। आप इस वक्त हिमाचल के नंबर 1 चैनल पे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इस वक्त लाखों की तादाद में लोग